हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को आज की इस क्लास में। आज हम लोग पढ़ेंगे सीटेट जनवरी 2021 में बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र सीडीपी से जितने भी प्रश्न आपका पूछा गया था उस प्रश्न को पढ़ेंगे। यह आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो कि पूछा गया था 31 जनवरी 2021 को। 31 जनवरी 2021 को यह प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, आप सीटेट एग्जाम की तैयारी करते हैं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जरूर पढ़िए, क्योंकि एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बनाने से आप इस पर आधारित जो प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे आने वाले एग्जाम में उस प्रश्न को आप बना सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के आधार पर ही आपके आने वाले एग्जाम में आपका प्रश्न ठीक उसी लेवल पर पूछा जाएगा। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जरूर पढ़ना चाहिए आपको। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पढ़कर भी सीटेट के एग्जाम को पास कर सकते हैं। ठीक है, कुछ नहीं, सिर्फ आप 2011 से लेकर के 2024 तक अब तक सीटेट के एग्जाम में जितने भी प्रश्न पूछा गया है सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी हो जाएगी। होता क्या है कि सीटेट के एग्जाम में जो प्रश्न पूछा जाता है पूछे गए प्रश्न के आधार पर ही आपका प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जरूर पढ़िए, क्योंकि यही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम के लिए मददगार होगी। और हमारे चैनल पर वर्ष 2011 से लेकर के 2024 तक सीटेट के एग्जाम में जितने भी प्रश्न पूछा गया है ना, सबका वीडियो हम अपलोड कर दिए हैं। वीडियो नहीं देखे हैं तो वीडियो को जाकर देख लीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो समाप्त होने पर कम से कम 10 लोगों को जरूर शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को, ताकि उनको भी इस वीडियो से लाभ मिल सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं। वर्ष 2021 में बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र सीडीपी से जो प्रश्न पूछा गया था उस प्रश्न को पढ़ते हैं। देख रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ सीटेट पेपर 1 कक्षा 1 to 5। सीटेट पेपर 1 जो होती है वह क्लास 1 to 5 की शिक्षक बनने के लिए पेपर होती है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र सीडीपी का प्रश्न से। पहला प्रश्न आपके सामने है, विविध पृष्ठभूमियों के अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने हेतु एक अध्यापक को क्या करना चाहिए। विविध पृष्ठभूमि कहने का मतलब है कि भिन्न भिन्न भाषा, जाति, धर्म आदि के जो बच्चे होंगे कक्षा में, तो वैसे बच्चों के साथ अधिगम के लिए 3 चीजों का उदाहरण लेना चाहिए। एक अध्यापक के लिए 3 चीजों का संबोधित करना चाहिए बच्चों के साथ। तो बच्चों के साथ विभिन्न पृष्ठभूमियों के अधिगमकर्ताओं के लिए बच्चों के साथ एक अध्यापक को विविध विन्यासों से उदाहरण लेना चाहिए। विविध विन्यासों से उदाहरण लेना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन आपका 4th राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, प्रश्न नंबर 2 है, समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुसाध्य किया जा सकता है। तो समस्या समाधान क्षमताओं को सुसाध्य करने के लिए समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देना चाहिए। समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर समस्या समाधान की क्षमताओं को सुसाध्य किया जा सकता है। तो ऑप्शन आपका 1st राइट आंसर हो जाएगा, समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3 है, अधिगम कठिनाइयों से जूझते छात्रों की जरूरतों को संबोधित करने के लिए एक अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए। जो बच्चे अधिगम कठिनाई से जूझ रहा है, अधिगम माने जो बच्चों को सीखने में कठिनाई हो रही है, वैसे बच्चों के साथ एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो शिक्षण शास्त्र और आकलन की जटिल संरचनाओं का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ठीक है, शिक्षण शास्त्र और आकलन की जटिल संरचनाओं का प्रयोग नहीं करना चाहिए।
कैसे बच्चे के साथ? जो बच्चे अधिगम कठिनाइयों से जूझ रहा है, जो बच्चे सीखने में कठिनाई महसूस कर रहा है, वैसे बच्चों के साथ एक शिक्षक को विभिन्न जटिल प्रक्रियाओं का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन आपका सेकंड राइट आंसर होगा, शिक्षण शास्त्र और आकलन की जटिल संरचना का प्रयोग नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने दिया हुआ प्रश्न नंबर 4 है, सृजनात्मकता की पहचान का मुख्य लक्षण क्या है? सृजनात्मकता की पहचान की प्रमुख लक्षण क्या होगी? बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो सृजनात्मकता की पहचान की जो मुख्य लक्षण है यह आपका होती है अपसारी चिंतन। क्या होती है? अपसारी चिंतन। ऑप्शन आपका फोर्थ राइट आंसर हो जाएगा, अपसारी चिंतन। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम कौन सा है? निम्न में से अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम कौन सा होगा? यानी पढ़ाने का, सीखने का, सिखाने का, पढ़ाने का जो है ना सबसे प्रभावशाली माध्यम कौन हो सकता है? तो ये आपका संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजना, संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजना यह अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम है। तो ऑप्शन आपका फोर्थ राइट आंसर होगा, संकल्पनाओं के बीच संबंध को खोजना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न के एक अध्यापिका को दिए गए किसी कार्यकलाप में छात्रों की विभिन्न त्रुटियों का विश्लेषण करना चाहिए। एक अध्यापिका को दिए गए किसी कार्यकलाप में छात्रों की विभिन्न त्रुटि, छात्रों जो विभिन्न त्रुटि यानी जो विभिन्न गलतियां करते हैं उसका विश्लेषण करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि विश्लेषण करने से क्या होता है कि त्रुटियों की समझ होती है और अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के लिए अर्थपूर्ण होता है। जब बच्चा गलती करते हैं तो एक अध्यापिका को या एक अध्यापक को उसकी गलती यानी उसकी त्रुटियों को क्या है समझनी चाहिए और उस पर विश्लेषण करना चाहिए। इससे क्या होता है कि उसके अधिगम में क्या होता है सुधार होगी। ठीक है, तो त्रुटियों की समझ अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के लिए क्या होता है अर्थपूर्ण होती है। ठीक है, त्रुटियों की समझ अध्यापन विधि प्रक्रिया में क्या होती है अर्थपूर्ण होती है। तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन आपका फोर्थ राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, अधिगम की अभिप्रेरणा को किस प्रकार कायम रखा जा सकता है? अधिगम की अभिप्रेरणा को किस प्रकार हम कायम रख सकते हैं? तो प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्यों पर जोर देकर, ठीक है, प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्यों पर जोर देकर हम अधिगम की अभिप्रेरणा को कायम रख सकते हैं। तो ऑप्शन आपका फोर्थ राइट आंसर हो जाएगा, प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्यों पर जोर देकर। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, शर्मिंदगी। देखिए शर्मिंदगी जो है ना यह बच्चों के संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। ठीक है, शर्मिंदगी जो है यह बच्चों का संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। ठीक है, तो संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। ऑप्शन आपका फोर्थ राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, शर्मिंदगी क्या है? बच्चों के संज्ञानात्मक विकास पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। यानी शर्मिंदगी जो बच्चों जो शर्मिंदा करेंगे बच्चे क्लास में कक्षा में, तो शर्मिंदगी जो है ना बच्चों के संज्ञानात्मक विकास पर क्या करता है नकारात्मक प्रभाव डालता है। तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन आपका फोर्थ राइट आंसर होगा, शर्मिंदगी का संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, अधिगम का संरचनात्मक विचार यह सुझाव देता है कि ज्ञान की संरचना में, तो देखिए अधिगम का संरचनात्मक विचार यह सुझाव देता है कि ज्ञान की संरचना में बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं। बच्चे जब सीखते हैं तो सक्रिय रूप से सीखते हैं। ठीक है, बच्चे ज्ञान के निर्माण किस रूप में करते हैं? सक्रिय रूप में, यानी बच्चे एक्टिव होकर किसी चीज को सीखता है। तो वही कह रहा है कि अधिगम का संरचनात्मक विचार यह सुझाव देता है कि ज्ञान की संरचना में बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं। ठीक है, ज्ञान की भूमिका में बच्चे क्या है सक्रिय भूमिका निभाते हैं। तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन आपका फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा, बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, अधिगम के लिए निम्न में से कौन सी धारणा उपयुक्त होगी? देखिए अधिगम सीखने के लिए कौन सी धारणा उपयुक्त होगी? तो अधिगम के लिए जो है ना योग्यता सुधार, ठीक है, योग्यता सुधार जो है ये आपका सबसे उपयुक्त धारणा होगी। तो ऑप्शन आपका क्या होगा? थर्ड राइट आंसर होगा, योग्यता सुधार।
अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी परिपाटी विद्यार्थियों में संकल्पात्मक समझ में बढ़ोतरी करने में सहायक है। निम्न में से कौन सी परिपाटी विद्यार्थियों में संकल्पात्मक समझ में बढ़ोतरी करने में सहायक होती है। तो यह है आपका अन्वेषण और संवाद। ठीक है, अन्वेषण और संवाद जो है यह बच्चों में संकल्पात्मक समझ में बढ़ोतरी करने में सहायक होती है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका क्या होगा, ऑप्शन आपका सेकंड राइट आंसर होगा, अन्वेषण और संवाद। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, बच्चों को सीखने में कठिनाई होती है जब, तो देखिए बच्चों को सीखने में कठिनाई होती है जब सूचना अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत की जाए। ठीक है, सूचना जब अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत की जाए तो बच्चों को सीखने में क्या होती है, कठिनाई होती है। तो ऑप्शन आपका क्या होगा, ऑप्शन आपका थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था कौन सी है। देखिए अधिगम की जो सर्वोत्तम अवस्था है यह होती है आपका संतुलित उत्तेजना और कोई डर भय नहीं होनी चाहिए। जब बच्चे डर भय करेंगे तो वो अधिगम नहीं कर सकता। ठीक है, जब बच्चे डरेंगे तो क्या कक्षा में अधिगम कर सकता है, कक्षा में बच्चे सीख सकते हैं। बच्चों में डर की भावना पैदा करके आप बच्चों को नहीं सिखा सकते हैं। तो अधिगम के लिए जो सबसे सर्वोत्तम जो अवस्था होती है वो आपका संतुलित उत्तेजना, बच्चे एक्टिव होना चाहिए, बच्चे सक्रिय होना चाहिए कक्षा में किसी चीज को सीखने के लिए। तो अधिगम में क्या है, कुछ संतुलित उत्तेजना होनी चाहिए और डर और कोई भय नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन आपका फर्स्ट राइट आंसर यही हो जाएगा। अधिगम की लिए सर्वोत्तम अवस्था जो है वो संतुलित उत्तेजना होनी चाहिए और बच्चों में कोई डर भय की क्या है, बात नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो बच्चे में संतुलित उत्तेजना और कोई भय नहीं होनी चाहिए। अधिगम की ये क्या है, सर्वोत्तम अवस्था है। तो ऑप्शन आपका क्या होगा, ऑप्शन आपका फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने, बच्चों के विकास की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार प्रतिरूपित किया जा सकता है। बच्चों के विकास की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार से हम प्रतिरूपित कर सकते हैं, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो आनुवांशिकता एवं पर्यावरण की पारस्परिकता पर। ठीक है, आनुवांशिकता एवं पर्यावरण की पारस्परिकता पर हम बच्चों की विकास की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को हम प्रत्यारोपित कर सकते हैं। ठीक है, देखिए बच्चों के विकास पर आनुवांशिकता एवं पर्यावरण दोनों की प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका क्या होगा, ऑप्शन आपका सेकेंड राइट आंसर होगा, आनुवांशिकता एवं पर्यावरण की पारस्परिकता पर। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने, एक कार्य के दौरान सायना स्वयं से बात कर रही है। ठीक है, क्योंकि कर रही है कि स्वयं से बात कर रही है कि वह कार्य पर किस प्रकार प्रगति कर सकती है। लय वागोत्सकी के भाषा और चिंतन सोच के बारे में दिए गए विचारों के अनुसार इस तरह का व्यक्तिगत वाक्य क्या दर्शाता है। एक कार्य के दौरान सायना जो है ना स्वयं से बात कर रही है, तो वह स्वयं से बात कर रही है क्योंकि वह कार्य पर किस प्रकार प्रगति कर सकते हैं इसके बारे में वो स्वयं से बात कर रही है। तो लय वागोत्सकी के भाषा और चिंतन सोच के सिद्धांत के अनुसार इस तरह का व्यक्तिगत वाक्य जो होता है, व्यक्तिगत जो बातचीत होती है, यह क्या दर्शाता है। तो यह दर्शाता है आपका स्वनियमन। क्या दर्शाती है, स्वनियमन दर्शाती है। ठीक है, जब कोई बच्चा, जब कोई आदमी, जब कोई पुरुष किसी काम को करते समय स्वयं से बातचीत कर रहा है तो काम में क्या है, गति देने के लिए उससे क्या है, स्वयं जो आत्म वाक्य जो होती है। ठीक है, जो व्यक्तिगत जो वाक्य होती है, जो अपने आप में बात करता है किसी काम करते समय, अपने मन में जो बात बोलते रहते हैं, तो वैसा क्यों करते हैं, क्योंकि उसको आत्मवाक्य से क्या होता है, उसके काम में क्या होती है, सहयोग मिलती है, काम करने में उसको क्या होती है, सहयोगिता मिलती है। इसको क्या कहते हैं, स्वनियमन कहते हैं। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका फोर्थ राइट आंसर हो जाएगा, स्वनियमन। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, मूल्यांकन पद्धतियों का लक्ष्य होना चाहिए। तो मूल्यांकन पद्धति का लक्ष्य कैसा होना चाहिए, तो मूल्यांकन पद्धति का लक्ष्य होना चाहिए विद्यार्थियों की जरूरतों एवं आवश्यकताओं की पहचान पर। ठीक है, विद्यार्थियों की जरूरतों एवं पहचान की आधार पर मूल्यांकन का पद्धति होना चाहिए। तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन आपका फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, प्रश्न नंबर 17 है कि एक गतिविधि के दौरान, ठीक है,
छात्रों को संघर्ष करते देख एक अध्यापिका बच्चों को संकेत और इशारे जैसे क्या, क्यों, कैसे प्रदान करने का फैसला लेती है। लय वागोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार अध्यापिका की यह योजना, तो अध्यापिका की यह योजना जो है अधिगम के लिए पार या आधारभूत संरचना का काम करेगी। ठीक है, तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन आपका फोर्थ राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एक खेल क्रिया के दौरान चोट लगने पर रोहन रोने लगा। यह देखकर उसके पिता ने कहा, लड़कियों की तरह व्यवहार न करो, लड़के रोते नहीं है। पिता का यह कथन, तो ये पिता का यह जो कथन है यह लिंग रूढ़िवादिता को दर्शाता है। क्या है, पिता का इस तरह का जो कथन है क्या दर्शाता है, तो इस तरह का जो कथन है पिता का यह लैंगिक रूढ़िवादिता को दर्शाता है कि तुम लड़के हो, लड़कियों की तरह मत रो, क्योंकि इस तरह का जो काम है ना कौन करता है, इस तरह का काम जो है ना लड़कियां करते हैं। लड़कियां जो है ना चोट लगने पर लड़कियां जो है ना चोट लगने पर नहीं रोता है, लड़कियां चोट लगने पर रोती है। तो इस तरह का जो उसका जो पिता का जो इस तरह का जो कथन है यह क्या दर्शाता है, तो इस तरह का जो कथन ये दर्शाता है लिंग रूढ़िवादिता को दर्शाता है। ये ऐसा नहीं है कि चोट लगने पर सिर्फ लड़कियां ही रोती है, लड़का नहीं रोती है। तो इस तरह का जो सोच होता है क्या दर्शाता है, तो इस तरह का जो सोच है यह लिंग रूढ़िवादिता को दर्शाता है। ऐसा थोड़ी है कि लड़कियां को चोट लगती है तो रोती है, लड़कों को चोट लगती है तो नहीं रोता है। तो इस तरह का जो सोच होता है, इस तरह का जो समाज में इस तरह का जो सोच है, इस तरह की जो भावना है यह क्या दर्शाता है, यह दर्शाता है लैंगिक रूढ़िवादिता को दर्शाता है। तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन आपका थर्ड राइट आंसर है, लैंगिक रूढ़िवादिता को दर्शाता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने दिया है, प्रश्न है एक प्रगतिशील कक्षा में, तो एक प्रगतिशील कक्षा में ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करना चाहिए। ठीक है, एक प्रगतिशील कक्षा में ज्ञान की संरचना के लिए क्या करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा मौका प्रदान करना चाहिए। बच्चों को ज्यादा से ज्यादा सीखने के लिए क्या है, उसको अवसर देना चाहिए एक प्रगतिशील कक्षा में। तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन आपका फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ प्रश्न है कि लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किसी कार्य को इसलिए करना क्योंकि दूसरे इसे स्वीकृति देते हैं, नैतिक विकास के 10 चरण को दर्शाता है। तो नैतिक विकास के यह जो है ना प्रथागत, ठीक है, प्रथागत चरण को दर्शाता है। तो ऑप्शन आपका फोर्थ राइट आंसर हो जाएगा, प्रथागत। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21 है कि बच्चों के समाजीकरण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो बच्चों के समाजीकरण के संदर्भ में जो है ना ये विद्यालय समाजीकरण का एक द्वितीय कारक होता है। ठीक है, विद्यालय जो है समाजीकरण की द्वितीय संस्था होती है और परिवार समाजीकरण की प्राथमिक संस्था होती है। ठीक है, बच्चे सर्वप्रथम जो है ना बच्चे सबसे पहले अपने परिवार में ही सीखते हैं। तो परिवार जो होती है ना यह समाजीकरण की प्रथम संस्था होती है। ठीक है, और समाजीकरण की जो द्वितीय संस्था होती है, द्वितीय संस्था जो होती है यह उसका विद्यालय होती है। ठीक है, इस बात को आप याद रखिएगा। तो ऑप्शन दिया गया ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन आपका फोर्थ राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, दिया गया ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही होगा, विद्यालय समाजीकरण का द्वितीय कारक है और परिवार समाजीकरण का प्राथमिक कारक है। जो भी ऑप्शन आपका किसमें दिया हुआ है, ऑप्शन आपका थर्ड में दिया हुआ, ऑप्शन आपका थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है बहुबुद्धि का सिद्धांत जोर देता है कि, देखिए बहुबुद्धि का सिद्धांत जो है ना ये किस पर जोर देता है, तो बहुबुद्धि का सिद्धांत जो है ना यह बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएं पे जोर देती है। ठीक है, बुद्धि की कई टाइप्स होती है। ठीक है, बुद्धि बहुआयामी होती है। ठीक है, बुद्धि की कई टाइप्स होती है, कई प्रकार होती है। ठीक है, हर व्यक्ति में बुद्धि की प्रकार जो है ना हर व्यक्ति में बुद्धि जो होती है वो अलग अलग होती है। ठीक है, सभी में। तो बुद्धि की जो है ना बुद्धि बहुआयामी होती है, बुद्धि की कई टाइप से होती है। तो बुद्धिमत्ता क्या है, बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएं होती है। तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन आपका फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने प्रश्न की जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था में विकास का मुख्य गुण क्या होना चाहिए। तो जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया था, जीन पियाजे ने दिया था। तो जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के
अनुसार पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में विकास का मुख्य गुण क्या होता है? तो विकास का मुख्य गुण जो होता है यह होता है आपका विचार या सोच में केंद्रीकरण, विचार या सोच में केंद्रीकरण। ठीक है, तो ऑप्शन आपका फोर्थ राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। प्रश्न है कि विकास के संदर्भ में निम्न से कौन सा कथन सही है? तो विकास के संदर्भ में जो है ना, यह कथन आपका सही कौन सा होगा? तो विकास बहुयामी होता है। ठीक है, विकास बहुयामी होती है। ठीक है, विकास क्या होता है? बहुयामी होती है। विकास की विभिन्न क्या होता है? दशाएं होती है। तो ऑप्शन आपका क्या होगा? ऑप्शन आपका सेकेंड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न लय वागोत्री का सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य अधिगम प्रक्रिया में डांस के महत्व पर जोर देता है। तो देखिए, लय वागोत्री का सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य अधिगम प्रक्रिया में जो है ना, यह किस पर जोर देता है? तो यह जोर देता है आपका सांस्कृतिक उपकरणों पर। ठीक है, सांस्कृतिक उपकरणों पर। इनका कहना है कि बच्चों जो है ना अपने समाज से भी सीखते हैं। ठीक है, सामाजिक सांस्कृतिक से भी बच्चे जो है ना सीखते हैं। ये किसका कहना था? लय वागोत्री का कहना था। ठीक है, बच्चे अपने समाज के वातावरण से भी सीखते हैं, समाज से सांस्कृतिक से भी सीखते हैं। ये कथन किसका था? तो ये कथन आपका लय वागोत्री का है। तो लय वागोत्री के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के अनुसार अधिगम प्रक्रिया में डैश महत्व पर जोर देता है। तो ये आपका सांस्कृतिक उपकरण जो होता है अधिगम प्रक्रिया में क्या है? सांस्कृतिक उपकरण जो होता है यह बच्चों के सांस्कृतिक, सामाजिक और क्या है उपकरण जो है ना, ये आपको अधिगम प्रक्रिया में बहुत क्या है महत्व, इसकी बहुत महत्व होती है। यह अधिगम प्रक्रिया में क्या है? जोर देता है। कौन? सांस्कृतिक उपकरण। तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन आपका थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, जीन पियाजे अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संज्ञानात्मक संरचना को डांस के रूप में वर्णित करते हैं। जीन पियाजे अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संज्ञानात्मक संरचना को डांस के रूप में वर्णित करते हैं। तो यह वर्णित करता है आपका स्कीमा या अनुबंध। स्कीमा या अनुबंध। ऑप्शन आपका सेकेंड राइट ऑप्शन हो जाएगा, स्कीमा या अनुबंध। नेक्स्ट प्रश्न, एक समावेशी कक्षा में डैश पर जोर होना चाहिए। एक समावेशी कक्षा में जो है यह जोर होना चाहिए आपका हर बच्चे के सामर्थ्य को अधिगम करने के लिए अवसर प्रदान करने के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन आपका क्या होगा? ऑप्शन आपका सेकेंड राइट आंसर होगा, हर बच्चे के सामर्थ्य को अधिकतम करने के लिए अवसर प्रदान करना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, ठीक है, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार निम्न में से किस शब्दावली का प्रयोग उपयुक्त है? तो यह आपका छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता है, छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता है, इसके लिए जो है दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार इस शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता है। ऑप्शन आपका फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों में विकास किस क्रम में होता है? तो देखिए, जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों में जो विकास का जो क्रम होती है यह होता है आपका सांवेदिक, मूर्त, अमूर्त। ये विकास की क्रम होती है। जन्म से लेकर किशोरावस्था तक बच्चों में विकास की क्रम होता है सांवेदिक, मूर्त और अमूर्त। ऑप्शन आपका क्या होगा? ऑप्शन आपका थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। और आपका यह लास्ट प्रश्न है सीडीपी का। एक प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार देखा जाना चाहिए? देखिए, एक प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को हम अध्यापन, अधिगम और प्रक्रिया की परियोजना के लिए महत्वपूर्ण रूप से देखा जाना चाहिए। ठीक है, एक प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार देखा जाना चाहिए? तो अध्यापन, अधिगम, प्रक्रिया की परियोजना के लिए महत्वपूर्ण रूप से देखा जाना चाहिए। तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन आपका सेकेंड राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, इस तरह से आपका 31 जनवरी 2021 को बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र सीडीपी से जितने भी प्रश्न पूछा गया था सारी प्रश्न समाप्त हुआ। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर लिखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों में
शेयर कीजिएगा, ताकि जो विद्यार्थी सीटेट के एग्जाम की तैयारी करते हैं उनको भी इस वीडियो से लाभ ही मिल सकते हैं। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट ईयर की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।